दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीएम झा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, नरेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर और आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर। दोस्तों, अभी जो हमारे देश की स्थिति बनी हुई है अपने पड़ोसियों के कारण, उसमें से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लेह में बिना किसी सूचना के पहुंचकर ये तो पक्का कर दिया कि भारत ना तो 1962 वाली है और ना तो वो है शायद जिसके लिए या जिस तरह की भ्रांतियां हमारे पड़ोसियों ने मन में पाल रखा है। क्योंकि दो तीन चीज़ें दिखती है। प्रधानमंत्री जी का लेह में जो बॉडी लैंग्वेज था, जो मनोबल था, जो साहस था, उस चुनौतीपूर्ण जगह पे अगर आप ज्योग्राफी उल्टा के देखें तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे वो उस दिन। उसके बाद जो उन्होंने एक वक्तव्य उनका था, ओज था वाणी में, रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां थी, उन सब का निचोड़ अगर सारे संपादकीय को, सारे एडिटोरियल को, सारे पढ़े लिखों की अगर मंशा को आप समझें तो ये यही दिखाता है कि हम अंदर से कितने मजबूत और साहसपूर्ण हैं। और दूसरी बड़ी ये चीज़ें दिखाती है कि भारत की जो सामरिक, रणनीतिक, राजनीतिक स्थितियां हैं वो किसी से छिपी भी नहीं है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि हम बात करेंगे कि हमारी भारत की स्थिति जो पड़ोसी लगा रहे हैं, जो आंक रहे हैं, वही हैं या कुछ और है, और अगर कुछ और है तो उसमें हमें क्या करना है। कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक में हुए ताज़ा संघर्ष और पहले के तनाव में अभी जो अंतर है, ये अंतर ये है कि पीएलए जो चाइना की आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसके पहले भी झड़प हुआ करता था, लेकिन उन झड़पों में ये नहीं दिखता था कहीं कि वो तैयारी के साथ झड़प करने के लिए ही आए हैं। उसमें ये दिखता था कि चलो बात बात में थोड़ी सी झड़प हो गई, लेकिन 15 जून की जो झड़प है, उन झड़प में ये पूरी तरह से साबित हुई कि चाइना खुली तैयारी करके आया। साथ ही भारत चीन सीमा क्षेत्र के कई एक इलाके में पीएलए के कई डिवीजन गुप्त रूप से तैनात हुई थी। ये चीज़ आपको बहुत ही निहायत ही ज़रूरी जानना है कि जो हुआ उस दिन, वो तो सामने की घटना थी, उसके पीछे और भी बहुत सारी तैयारियां चाइनी जो पीएलए ने करके रखी। फिर वही हुआ जो होना है कि हमारे भारतीय सेना ने भी उसी इलाके में एलएसी के आसपास समान तैयारी कर रखी। जिस तरह से यहाँ सैनिकों का भारी जमावड़ा किया गया और तोप, असलहा यानी कि आकाश, मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबको वहाँ पे डंप कर दिया गया। स्पष्ट है कि पीएलए ने पूरी तैयारी और योजना के साथ खूनी संघर्ष को अंजाम 15 जून को दिया था। इसमें कहीं कोई ये बातें नहीं है कि हो गया वाली कोई बातें नहीं है, उसकी पूरी तैयारी थी। तो आखिर इसका मकसद क्या था, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या था और किस तरह से चाइना इसमें जीत सकता था। परंतु हमारी भारतीय रणनीति क्या रही, भारत सरकार की कार्य योजना क्या रही जो वो जीत नहीं सका। अपने ही जो कार्य योजना है उसमें चाइना सफल नहीं हो सका। जबकि कहा जाता है कि चाइना की कार्य योजना ऐसी होती है कि वो 1 मीटर की एरिया अगर किसी देश में मिल जाए तो धीरे धीरे पूरे देश को कब्जा कर लेता है, जैसे कि वो करते आया। 6 देशों को कब्जा कर चुका है आज तक। अभी श्रीलंका, उसके बाद अपना पाकिस्तान और अभी धीरे धीरे नेपाल। अगर ओली की बोली नहीं गिरती है तो नेपाल भी वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये पुष्पदहल प्रचंड को समझ में आ गया है, जैसा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आप सब देख रहे होंगे कि ओली बहुत दिन टिकने वाले नहीं हैं। एनसीपी में फूट होने वाली है और पुष्पदहल प्रचंड अगर पीएम बनते हैं तो फिर ये जो सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच आ रही है कि घर बेचारे किसी के कहीं पे है और भोजन के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, ये सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी और शायद नेपाल का अस्तित्व भी बचा रह जाएगा कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ था। इस पर भी चर्चा करेंगे हम किसी। तो इसका मकसद जो था वो सिर्फ चीनी सैनिकों का उसमें था कि हम सीमा की तरफ आगे बढ़ के कुछ भी ज़मीन हथिया लें। एक दिन मैंने बताया था कि वो लैंड माफिया है चाइना,
और उसको 2-2.5-1.5 किलोमीटर भी जगह मिलेगी तो छोड़ेगा नहीं। हम किसी तरह ज़मीन हथिया लें, और वो एलएसी के आसपास के एरिया को कब्जाना चाहता है। ऐसा करके चीन आखिर करना क्या चाहता है? ऐसा करके चीन किसी भी तरह, उसका एक ही मकसद है कि ऐसा करके वो किसी भी तरह भारत के साथ बिना द्विपक्षीय बातचीत के अपना वास्तविक जो नियंत्रण रेखा उसका है, एलएसी जो है, उसका निर्धारण या जो एक होता है बढ़ाना, कब्जा करना, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था बिना किसी द्विपक्षीय बातचीत के। और ये करने में वो माहिर है। आपको मैंने उस दिन नेपाल के बारे में बताया था कि उसके जो पिलर नंबर है, वो पिलर नंबर का हेर फेर करके वो कहानी किए हुए रहता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, वो अपनी सीमा तय करे कि मेरी सीमा कहाँ तक है, इसके लिए वो पूरी अपनी कोशिश लगा देता है। मगर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोक दिया और भारतीय क्षेत्र की अखंडता बनाए रखने के लिए मुस्तैद हो गए। नतीजतन क्या हुआ? नतीजतन इस संघर्ष में पीएलए को जो तमगा हासिल हुआ वह यह कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पिछले 25 वर्षों से मजबूत किए गए तमाम सिद्धांतों, जितने प्रकार के सिद्धांत अभी तक उन्होंने लिया था, तमाम मानदंडों, वो मानक प्रक्रियाओं का उसने उल्लंघन कर दिया। यानी उसके लिए किसी भी प्रकार का समझौता, मायने, नियम कुछ नहीं रहा। उसकी ज़मीन हथियाने की कला के आगे सब झूठे साबित हुए। और उन्होंने यह साबित कर दिया, जो उसकी पीएलए है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसने यह साबित कर दिया कि हम अपनी ज़मीनी महत्वाकांक्षा के आगे अपनी ही सरकार के समझौतों को नहीं मानते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे सरकार ने क्या समझौता किया और क्या है, हम अपनी मनमानी करेंगे। कूटनीतिक रूप से भारत और बाकी दुनिया को चीन यह संदेश दे रहा है कि वह एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और वो पिछले 20 सालों से यह करना भी चाह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बने। वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है, ये संदेश वो खास करके अमेरिका को देना चाहता था। जैसे अमेरिका की भी एक नीति रही है कि हम अपने मर्जी से कुछ भी करें, कहीं भी कुछ भी करें। ईरान की सेना को ही आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। एक किसी भी कंट्री, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी कंट्री की पूरी सेना को हम आतंकवादी घोषित कर दें, और अब हमारे अमेरिका ने ईरान की पूरी सेना को आतंकवादी घोषित करके रखा है। उसके एवज में देखिए भी ईरान ने क्या किया। ईरान बोलता है कि नहीं, हमारा ईरान के किसी कोर्ट ने रेड कॉर्नर से बोला, इसको इंटरपोल से बोला है कि रेड कॉर्नर जारी करिए, हमको ट्रंप को गिरफ्तार करना, क्योंकि वो आतंकवादी है। उसने हमारी सेना पे हमला करके सेना के शीर्ष कमांडर को मार दिया। तो ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पर भी चीन जो है वो समझाने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को कि हम एशिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं और अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे वह दक्षिणी चीन सागर हो या भारत चीन सीमा हो, वह चाहता है कि भारत यह समझे और स्वीकार करे कि चीन की समग्र राष्ट्रीय ताकत उससे कहीं अधिक है। ये वो हमें बताने की कोशिश करता है कि भारत इस बात को समझ जाए और एशिया में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि एशिया में सबसे अधिक पावरफुल हम चाइना हैं, रहेंगे, और हमसे आगे बढ़ने की कोई कोशिश मत करो। कि भारत ये मान ले कि हम चाइना सुपर पावर, और जब ये मान लेगा भारत, तो क्या करना है कि भारत को पीछे हट जाना है। चाइना आगे बढ़ते जाओ, हम धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे। भारत को यह भी समझ लेना चाहिए कि 21वीं सदी में एशिया की नहीं, यानी कोई आगे नहीं मत बढ़ो, 21वीं सदी ओनली चाइना की है। ये वो बताने का प्रयास था। और ये गलवान घाटी का जो कांड था, खास करके एक डराना, धमकाना या अपने आप को दिखाना, विश्व समुदाय को एक संदेश देना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस चीज़ से ही जुड़ के आ रही है कि चाइना कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि आप मुझे वेटेज दीजिए कि एशिया में इकलौता चाइना है जो विश्व पावर, यानी कि वर्ल्ड का पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है। परंतु हुआ क्या? पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई से चीन को यह साफ संदेश मिल गया कि भारत उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता और उसकी उस्काने वाली कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली भी अपनी स्थिति से कभी समझौता नहीं करेगी। और जैसा कि सबको पता है कि हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने 15 जून की रात गलवान की घाटी में ठीक वही किया जो चाइना नहीं चाहता था। परंतु हमारे पूरे देशवासी, भारतवासी या भारत सरकार यही चाहती थी जो हमारी सेना ने किया।
काबिल तारीफ़ हैं और उन काबिल तारीफ़ के कर्ज को थोड़ा कम करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेह तक पहुँच गए। ये 1983 के बाद पहली बार हुआ कि जब किसी तनाव के समय में प्रधानमंत्री जनरली कूटनीतिक प्रयास करते हैं कि युद्ध को रोका जाए या शांति बहाली की जाए, हम पीछे हट जाएं, दूसरे देशों को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाए, परंतु यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन सब से परे सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए लेह की यात्रा की। इसके पहले हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ी संदेश है कि हम देशवासियों को अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के हम लोग फ्रंट में अगर नहीं है तो बैक से बहुत बड़ी सेना की भूमिका निभा सकते हैं। ये हमारे पूरे देशवासियों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जिस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें हम देशवासियों को क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से इस सिचुएशन में हम मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। चलिए आगे देखते हैं, पूरा वीडियोस को देखिए।